गुड मॉर्निंग मैम। बैठिए। आप अपना बिना नाम बताए हुए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सर मैंने 10th और 12th क्लास सोनिया अकेडमी स्कूल से की है। मैंने 10th क्लास 2013 में और 12th क्लास 2015 में की थी। मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक की है इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, और मैंने नेशनल स्काउट एंड गाइड से प्रेसिडेंट अवार्ड प्राप्त किया है, और मेरी हॉबी है सिंगिंग। आपकी हॉबी सिंगिंग है और आपने 2020 में है वो बीटेक कर लिया जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यस सर। तो आपने है वो इंजीनियरिंग क्षेत्र को है वो अपना करियर क्यों नहीं बनाया? सर जब मैंने 12th की थी तो मेरे पास दो ऑप्शन थे ग्रेजुएशन के लिए, या तो मैं बीएससी करूं या मैं बीटेक करूं। तो जब मैंने पापा से डिस्कस किया था तो बीटेक करना उन्होंने ज्यादा मैंने प्रेफर किया कि मुझे बीटेक करनी चाहिए, क्योंकि आरएस की प्रिपरेशन के अंदर भी हम देखते हैं कि साइंस बैकग्राउंड का काफी महत्व रहता है और मैथ रीजनिंग का भी काफी महत्व रहता है। तो मुझे लगा कि बीटेक थोड़ा डाइवर्सिफाई फील्ड है, मैं खुद को थोड़ा एक्सप्लोर भी कर पाऊँ उसके अंदर, और मेरा साइंस बैकग्राउंड सर टच भी रहेगा, तो इस वजह से मैंने तो आप जब एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएंगे तब भी आप पापा से डिस्कशन करेंगे कि मेरे सामने ये समस्या है, मैं इसका कैसे सॉल्यूशन करूं? नहीं सर, जो प्रशासनिक समस्याएं होती हैं उनका हल अलग तरीके से होता है। ये मेरा निजी मामला था और निजी संबंधों और सार्वजनिक संबंधों को मेंटेन करके चलना। इसमें प्रशासन में भी आपका निजी फैसला होगा, कहीं जो डिसीजन है वो निजी होंगे और उसके ऊपर डिसीजन आपको ही लेना है। तो आप तो बिल्कुल पापा से जब तक है वो आप चर्चा नहीं करेंगे उस प्रॉब्लम के बारे में, आप अपने आप तो कोई डिसीजन ले नहीं सकते हैं। सर अगर मुझे लगेगा कि मेरे जो प्रशासनिक संबंध है और निजी संबंधों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मैं प्रशासनिक संबंधों को वरीयता प्रदान करूंगा और निजी संबंधों को उसके नीचे रखूंगा, क्योंकि जो मेरी जिस सर्विस में मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे प्रशासनिक संबंधों को महत्ता देना अधिक महत्वपूर्ण है बजाय निजी संबंधों के। कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम होगा आपका, यदि मान लीजिए आरएस में सिलेक्शन हो जाता है तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन करने में ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो कहाँ हेल्पफुल रहेगी आपकी? जी सर, जैसे अगर एक पहलू की बात की जाए तो जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से था तो सोलर पैनल्स के बारे में मैंने काफी स्टडी की है। तो अगर मुझे प्रशासन एक एज एन एसडीएम मुझे कहीं किसी क्षेत्र के अंदर सोलर प्लांट के बारे में, अगर मुझे कोई प्लांट कोई कंपनी लगाने वाली है और मुझे उसका ऑथराइज करना है, तो उसमें मुझे काफी मदद मिलेगी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से होने के नाते, कि मैं वेरीफाई कर पाऊंगा कि ये प्लांट इस क्षेत्र के अंदर लगने के योग्य है या नहीं है, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या इसके फायदे रहेंगे, इसके बारे में प्रॉपर स्टडी कर प्रॉपर अपना वेरीफाई कर पाऊंगा इस चीज को। तो एक ये पहलू मैं आपको मेरे ख्याल से एसडीएम का कोई रोल नहीं होता है कि इसमें आप जो ये डिसाइड कर पाए कि यहाँ है वो सोलर प्लांट लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। सर मुझे अगर मौका मिलता है, अगर ऐसा मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है कि मैं इस चीज को वेरीफाई करूं या फिर मुझे अपनी राय देने का मौका मिलता है, तो मैं इस पर अपनी राय दूंगा। तो केवल एक सोलर का एनर्जी को लेकर आप है जो एक आपकी ये जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वो आपकी इसमें काम आएगी एडमिनिस्ट्रेशन में? नहीं सर, ऐसा नहीं है, बट मैं अभी प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस पहलू को कि किस तरीके से वो चीज मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। इलेक्ट्रिकल चोरी है वो सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक चोरी है वो सबसे ज्यादा है गाँव में है वो, इसको कैसे रोकेंगे आप? सर बिजली चोरी को रोकने के लिए सबसे पहले तो गांव में सबसे बड़ी समस्या ये देखने को मिलती है कि हर घर में मीटर की जो कनेक्टिविटी है वो नहीं है। तो सर एक स्मार्ट मीटर, एक लागू स्मार्ट मीटर जो हम सारे घरों में लगा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा सर बिजली चोरी को रोकने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है कि किस तरीके से बिजली चोरी करने से राज्य को राजस्व की हानि होती है। अगर राज्य को राजस्व की हानि होगी तो आपके लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके लिए धन की कमी पड़ेगी, तो इस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि अभी इस दिशा में गवर्नमेंट ने इस दिशा में प्रयास नहीं किए अभी तक? सर निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर लगाने का भी प्रयास किया है, जागरूक तो कर ही रहे हैं, पेनल्टी भी लगा रहे हैं, छापे भी मार रहे हैं, फिर भी है वो बिजली की चोरी है वो नहीं रुक रही है, क्या कारण मानते हैं? सर ये लोगों की मानसिकता है। मैं ये मानता हूँ कि लोगों को ये लगता है कि जब तक उन पे सख्ती ना बढ़ती जाए वो ये लूप होल्स जो है उनका फायदा उठा सकते हैं। सर जैसे कि मैं खुद ये चीज देख चुका हूँ कि मैंने अपने गांव में देखा है कि कई लोगों के घरों में बिजली चोरी लोग करते हैं, और मैंने एक बार इसकी शिकायत भी दर्ज करा चुका हूँ मैं, जो
मेरे एक्चुअली मामा जी हैं, वो बिजली विभाग के अंदर कार्यरत हैं। और एक गांव के एक घर में मैंने देखा था कि वो रात के टाइम वो जंपर डालते हैं और बिजली चोरी करते थे। तो मैंने इस बारे में मामा जी से बात की थी और अगले दिन उन्होंने उसके घर पे कार्रवाई भी हुई थी उस घर पे। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए है वो राजस्थान गवर्नमेंट ने और भारत सरकार ने भी है वो एक फ्लेक्सिबल स्कीम है वो जारी की है कि बिजली की चोरी हम कम करें। उस स्कीम के बारे में कुछ पता है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, भारत सरकार ने पीएम उदय योजना चलाई थी और डिस्कॉम की जो वित्तीय घाटे हैं उसको उसकी सहायता करने के लिए, उसको कम करने के लिए, वित्तीय घाटे को कम करने के लिए उसके तहत ये है कि जो जिस घरों में मीटर की उपलब्धता नहीं है वहाँ स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे। एक पीएम सूर्य घर योजना है वो चलाई, इसके बारे में जानते हैं? जी सर। ये क्या स्कीम है? सर पीएम घर सूर्य योजना के तहत कि सभी घरों में 100 यूनिट बिजली फ्री प्रदान करने के लिए। 100 यूनिट है या 300 यूनिट है? सॉरी सर, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर इसमें यह था कि फ्री बिजली प्रदान करने के लिए 1 करोड़ घरों के अंदर जो सोलर प्लांट है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। हाँ, तो ये बिजली चोरी रुकेगी इससे? सर अगर सोलर प्लांट इम्प्लीमेंट किए जाते हैं तो वो खुद अपने घर के अंदर बिजली का प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो एक तरीके से बिजली चोरी रोकने में सहायक होगा। सर इसके लिए क्या सब्सिडी का कोई प्रोविजन किया गया है? जी सर। क्या है सब्सिडी? ये जो अब सोलर प्लांट लगाते हैं छतों के ऊपर है वो सोलर पैनल लगाते हैं, इसके लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है मैक्सिमम? सर इसमें 3 किलोवाट तक अगर सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है तो 78,000 की सब्सिडी का प्रावधान किया गया गवर्नमेंट द्वारा। ये एक तो होता है इलेक्ट्रिकल, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो हम शॉर्ट स्केल कंपोनेंट्स होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स हो गई, डिवाइसेस हो गई, मोबाइल, बैटरी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर सर लार्ज स्केल कंपोनेंट्स का अध्ययन किया जाता है, जैसे पावर ग्रिड हो गया, ट्रांसफार्मर, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अभी जो ईवी को वो प्रमोट करने की बात चल रही है, लेकिन फिर भी है वो आम आदमी का विश्वास अभी ईवी पर है वो क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या ईवी के सामने है वो क्या चैलेंज है भारत में? जी सर। सर ईवीज के लिए जो कि अब जरूरत होती है कि लिथियम बैटरी की अपन बात करते हैं, तो सर लिथियम बैटरी का जो प्रोडक्शन है भारत में भंडार काफी कम है। सर मोटा मोटा बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम के भंडार पाए गए हैं। सर इसके अलावा एक भारत में एक वृहद लेवल पर लिथियम के ऐसे भंडार पाए नहीं गए हैं। लिथियम को हमको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जैसे चाइना और ताइवान जो कि इनके हब बने हुए हैं। तो सर ये भी एक प्रॉब्लम है, जिससे बैटरी काफी महंगी हो जाती है और सर बैटरी की ड्यूरेबिलिटी भी कम होती है इसके अंदर। जैसे कि अगर हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्कूटी परचेज करते हैं तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर आपकी स्कूटी की बैटरी खराब हो जाती है तो वो आपको आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको नई खरीदनी पड़ेगी और वो सर काफी कॉस्टली पड़ती है। तो ये भी एक रीजन है कि लोग ईवीज खरीदने से पहले काफी हतोत्साहित हो रहे हैं ईवीज खरीदने को लेकर। ठीक, आपने कहा कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्क बताया, तो उसको वोल्टेज को देखिए भी कोई फर्क है क्या? सर जैसा कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर लार्ज स्केल कंपोनेंट्स की बात की जाती है, तो उसके लिए जैसे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जैसे नहीं 12 वोल्टेज तक इसमें कोई डिफरेंस है? आपने याद कर पा रहे? सॉरी सर, मैं एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, आपने बताया कि खुद के निर्णय, आपने लास्ट अपने खुद के निर्णय कितने लिए, क्या क्या लिए? 3-4 तो बताए। सर आरएस की प्रिपरेशन करने का डिसीजन सर मेरा था, और इसके अलावा सर मैंने सिंगिंग को अपनी हॉबी बनाया। ये मेरा खुद का डिसीजन था, क्योंकि मुझे खुशी मिलती है जब मैं गाने गाता हूँ ऐसे। और इसके अतिरिक्त सर ऐसा कोई गलत डिसीजन जो आपने लिया हो सर, फिर आपको पछतावा हुआ कि यार मेरे को नहीं लेना चाहिए था? सर गलत डिसीजन की बात की जाए तो सर एक थोड़ा ऐसा है कि मैंने जिम ज्वाइन करने का डिसीजन लिया था, बट मैं सर खाने पे कंट्रोल, मीठे पे कंट्रोल ज्यादा कर नहीं पाता हूँ। तो मुझे लगा कि एक थोड़ा अगर मैं डिसीजन लूँ तो मैं उसके पीछे एकदम स्ट्रिक्टली उस चीज को फॉलो किया जाए। तो मुझे वो थोड़ा अपना डिसीजन लगता है कि मैंने जल्दबाजी में या फिर थोड़ा गलत तरीके से लिया, कि मुझे पहले खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे, अपनी आदतों को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं स्ट्रिक्टली इस चीज को फॉलो करूंगा। अच्छा, आप प्रशासन में आरएस बन के आओगे तो
आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज जो है आपको खुद को लगेगा कि ये मेरे को अभी नहीं डेवलप करनी पड़ेगी या उसके लिए बहुत जरूरी है, जो सर, आपके अंदर पहले से नहीं है? जो मेरे अंदर पहले से नहीं। हम्म, सर, मुझे लगता है कि मैं कुछ चीजों में सर काफी मेरी स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो मैं मानता हूँ कि प्रशासन को लेके जो क्वालिटीज चाहिए होती हैं वो मैं कौन कौन सी OLQs क्या होते सॉरी सर। हैं? OLQ ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज जो होती है, जी सर। कितनी होती है, क्या है, कुछ पता है? जी सर। सर, किसी भी ऑफिसर के अंदर जैसे नोडल समिति की सिफारिशों की बात की जाए तो समिति ने 7 क्वालिटीज बताई थी। उनके अंदर एक सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, एक वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, एक नेतृत्व गुण होने चाहिए और उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता और ईमानदारी, ये गुण होने चाहिए किसी भी एक प्रशासक के अंदर। अच्छा, आप सत्यनिष्ठ हैं? जी सर। अच्छा, ठीक है। आपने ये बताया कि निजी और सार्वजनिक संबंधों का, जी सर। तो यदि आपके निजी संबंध सही नहीं है तो उसका सार्वजनिक संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, अगर निजी संबंध सही नहीं है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, उसका अपने घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसकी वजह से अगर वो उस फ्रस्ट्रेशन को अगर सार्वजनिक संबंधों में लेकर आता है या फिर उस दबावपूर्ण परिस्थितियों के तहत वो अपने सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करता है तो ऑफकोर्स वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा सार्वजनिक क्षेत्र में, उतनी दक्षता पूर्वक वो कार्य नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो आप मानते हैं मतलब उसका प्रभाव तो होता ही है। जी सर। अच्छा, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या जो है कोड सरकार ने कुछ जारी किए हैं? सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, सरकार ने बोला है कि प्रत्येक प्रशासक को निजी संबंधों और सार्वजनिक संबंधों में एक संतुलन स्थापित करके चलना चाहिए। अपने कभी भी अपने सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर या फिर अपने जो कलीग्स हैं उनके अंदर अपने निजी संबंधों को व्यक्त नहीं करना चाहिए, ज्यादा निजी जीवन के बारे में अपनी ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। तो आप नहीं करोगे तो भी आपके सीनियर को पता लग जाएगा कि आज तो फ्रस्ट्रेटेड है। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स कुछ नाम की चीज इसको बैलेंस करने के लिए बनाई गई। जी सर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स? सर, कोड ऑफ कंडक्ट का है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोड ऑफ एथिक्स इसका निजी जीवन पर ज्यादा प्रभाव होता है। और कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हो तो आपके लिए दंड का प्रावधान भी होता है। और कोड ऑफ एथिक्स के अंदर सार्वजनिक आलोचना होती है, उसका प्रभाव। मतलब इसके पीछे क्या होता है, मतलब मॉरल फाउंडेशन होती है ना? मॉरल फाउंडेशन होती है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने एक और प्रोग्राम चलाया है, बहुत शानदार प्रोग्राम है नीति आयोग का, जो प्रशासकों की जो मूल्य है उनको और डेवलप कर। सर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, मिशन कर्मयोगी इसके लिए चलाया जा रहा है। हाँ, जो किसलिए है वो? सर, प्रशासकों के अंदर एक तो उनकी जो ईमानदार छवि है उसको बाहर निकालने के लिए, उनको कर्तव्यनिष्ठ और उनको एक लीडरशिप, उनको क्वालिटी प्रदान करने के लिए मिशन कर्मयोगी भारत सरकार द्वारा चलाए। आपने भी कभी इसको देखने की कोशिश की? सर, किस तरीके से? मिशन कर्मयोगी कभी ऐप डाउनलोड किया, कभी उसको यूट्यूब पे देखा? नहीं सर। कि केवल आप गाने सुनते हो यूट्यूब पे, है ना? नहीं सर। ठीक है, कोई नहीं। आपने बताया कि राजस्थान में लिथियम, तो लिथियम राजस्थान में अभी कहाँ खोजा गया, किन किन सेक्टर में? सर, जहां तक मैं अभी याद कर पा रहा हूँ, लिथियम के भंडार राजस्थान के अंदर सीकर वाले क्षेत्र में खोजे गए हैं। और उसके अलावा जो सेमीकंडक्टर्स के लिए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए जो हमको रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत होती है। क्या होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स? सर, रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं, 17 रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिसके अंदर लैंथेनाइड्स होते हैं 15, जिसमें सेरेबियम, यूरोपियम। लिथियम जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स में आता है? सर, ये क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। तो क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मिनरल्स में क्या डिफरेंस है? सर, जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं वो 17 रासायनिक तत्व मिश्रित होकर उनसे मिलकर बने क्रिटिकल। और सर, क्रिटिकल मिनरल्स सारे, एक तो रेयर अर्थ मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, दोनों एक ही है? सर, सारे रेयर अर्थ मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं, बट सारे क्रिटिकल मिनरल्स रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं होते। तो इसमें है क्या डिफरेंस? के लिए क्रिटिकल मिनरल्स क्या होता है? सर, एक तो जो क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं वो भारत की जो आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इनकी उपलब्धता रेयर अर्थ मिनरल्स की तुलना में अधिक मात्रा में होती है। लिथियम को किस में रखूं, क्रिटिकल में या रेयर? सर, मैं लिथियम को क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। अच्छा, भारत सरकार ने कोई इसके लिए कोई प्रोग्राम चलाए?
जी सर, भारत सरकार ने अभी महत्वपूर्ण खनिज मिशन चलाए हैं। इसके तहत सर अगले 7 वर्षों में 34,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके लिए सर 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे भारत के अंदर, और जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने 1200 माइंस की चिन्हित किया है इसके लिए। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे ने आज एक बहुत ही नई चीज की घोषणा की है, एक नया पूरे इंडिया को एक नया जो है वो टेक्निक्स दी है। क्या? सॉरी सर, मैं अभी आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। अच्छा, अभी हरक्यूलिस विमान का इंडिया के अंदर जो है वो स्वदेशी तकनीक से उनको डेवलप किया जाएगा। उसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहाँ खोला गया? फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो बनाए गए। जी सर, सॉरी सर, इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, आप ये बताएं कि क्लीन एनर्जी एक साथ होता है ग्रीन एनर्जी, दोनों में क्या डिफरेंस है या दोनों एक ही है क्या? सर ग्रीन एनर्जी जो कि सतत विकास से संबंधित है वीकली, और जो क्लीन एनर्जी है वो है कि जो ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोत हैं, जैसे सोलर पैनल, विंड पैनल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी इत्यादि को क्लीन एनर्जी के अंदर काउंट किया जाता है। अच्छा, और इसमें सर ग्रीन एनर्जी के अंदर हम ग्रीन हाइड्रोजन का एग्जांपल दे सकते हैं। क्या है ग्रीन हाइड्रोजन? सर जैसे कि सोलर एनर्जी और जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं उनसे जो बिजली उत्पन्न होती है, उन बिजली को जब पानी के अणुओं में प्रवाहित करते हैं और जो वहां से जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं टेक्निकल वर्ड में? हाइड्रोजनीकरण, शायद इलेक्ट्रोलाइसिस। सॉरी, क्या भारत राजस्थान सरकार ने इसके लिए परमिशन? सर हाँ, राजस्थान का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चल रहा है। उसका राजस्थान सरकार का लक्ष्य है कि 2029 तक 2 KTPA हाइड्रोजन का उत्पादन करें, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करें। इसके लिए कोई सेंटर स्थापित किया है? चलो, ग्रीन बजट क्या होता है? सर ग्रीन बजट है ग्रीन प्रौद्योगिकी, जो ग्रीन इंडस्ट्रीज हैं, जो ग्रीन प्रौद्योगिकी के लिए जो अपने हम लोग जो स्कीम लेकर आते हैं बजट के अंदर, उसको ग्रीन बजट कहा जाता है। अच्छा, राजस्थान सरकार ने कभी जारी किया है या करेंगे क्या? सर जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, बजट 2024-25 में राजस्थान ने ग्रीन बजट को लेके शायद कोई घोषणा की थी। सॉरी सर, मैं इसको लेके प्रॉपर एक जिले के अंदर एसडी वहां पे एक बहुत बड़ी कंपनी के द्वारा सोलर का प्लांट लगाया जा रहा है, और वहां का जो लोकल वर्ग है वो इतना उसके विरोध में है कि यहाँ हम उनको प्लांट नहीं लगाने देंगे, क्योंकि ये प्रकृति और पर्यावरण के साथ में न्याय नहीं कर पा रहे, वो पेड़ काट रहे हैं। और आपके ऊपर जो है आपके राजनीतिक जो लोकल है उनका भी दबाव है कि ये कंपनी जो है वो यहीं लगाएगी प्लांट, और भारत सरकार की तरफ से उस कंपनी को जो है वो एनओसी भी मिली है ना, लगाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे उसके जो है डील करोगे? सर सबसे पहले तो मैं तथ्यों को एकत्रित करूंगा कि क्या समस्याएं आ रही हैं, कंपनी की तरफ से कितना पावर प्लांट, कितने मेगावाट का पावर प्लांट या गीगावाट का पावर प्लांट लगाया जा रहा है, उसके तहत क्या क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। इन सभी तथ्यों को सबसे पहले तो मैं एकत्रित करूंगा। फिर उसके बाद सर अगर मेरे पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा या फिर मेरे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि मुझे लिखित में इस चीज का आदेश दें कि ये करना अनिवार्य है। तो मैं लिखित में आदेश प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। क्या करना अनिवार्य है? लिखित में एनओसी देती भारत सरकार देती है कि ठीक है आप यहाँ लगाओ सोलर पैनल। जी सर, अगर सर वो जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी हैं, अगर वो मुझे कहते हैं कि यहाँ पर सोलर प्लांट स्थापित करना ही है, अगर इन लोगों को आप कैसे भी करके समझाएं, चाहे आप इसके लिए आपको कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, तो पहले उनसे लिखित में लूंगा कि आप मुझे किसी भी कार्रवाई करने के लिए अगर प्रेरित कर रहे हैं तो मुझे इसका लिखित में दें। और सर जो समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं, जिन लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, मैं उनको सर समझाऊंगा कि उनको विश्वास देने का प्रयास करूंगा कि ये हमारे देश के विकास के लिए और राज्य के विकास के लिए और उस क्षेत्र विशेष के विकास के लिए कितना आवश्यक है। और सर जो भी उनके जो प्रतिनिधि होगा, उनके इश्यूज है कि पर्यावरण के साथ उनका प्रेम जुड़ा हुआ है, आत्मीयता जुड़ी हुई है उस सेक्टर के साथ। जी सर, तो जो उनको पैसे देके भी खरीद नहीं सकते वो उस चीज को। जी सर, जैसे कि अभी राजस्थान का मिशन भी चल रहा है, हरियाणा राजस्थान मिशन, उसके तहत जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो मैं उनको समझाऊंगा कि अगर इस सोलर प्लांट को लगाने को लेकर अगर वृक्ष काटे जाते हैं या फिर ऐसी कोई समस्याएं क्रिएट होती हैं आपके, तो उसके तहत आपके किसी दूसरे एरिया के अंदर जहाँ पे सोलर पैनल नहीं लग रहा है, उसी गांव का कोई क्षेत्र होगा जहाँ वृक्षारोपण किया जा सकता है, जिससे कि पर्यावरण और विकास दोनों में संतुलन स्थापित किया जा सके। अच्छा,
और सर वो जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको सोलर प्लांट के अंदर एम्प्लॉयमेंट का ही वादा किया जाएगा कि उनको रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो उस आप तरह करवा से सकते हो वादा? सर मैं उस कंपनी से पहले बात करूंगा और जो समुदाय है उनके प्रतिनिधि को विश्वास में लेकर दोनों के मध्य वार्ता स्थापित करवाऊंगा, और कंपनी और समुदाय दोनों इस वार्ता में सहमत होते हैं तो मैं उनको ये चीज बताऊंगा। तो हर चीज आपके हमारे सीनियर से आप डिस्कस करोगे कि लिखित में दो? हर चीज थोड़ी सीनियर लिखित में देगा। आप कह रहे हो मैं सीनियर को लिखित में करने के लिए कहूंगा, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो एसओपी फॉलो करनी पड़ती है, तो वो लिखित नहीं दे सकता ना हर चीज। सर जहाँ तक मुझे लगेगा कि संभव है मैं प्रयास करूंगा कि वो लिखित में दें, और जहाँ थैंक यू। एक चीज बताइए, आजकल इतने हादसे हो रहे हैं, जैसे गीजर है, गीजर मतलब कोई अंदर बाथरूम में नहा रहा है और वहीं पर ही उनकी वो डेथ हो जाती है, कुछ इस टाइप की कोई गैस निकलती है गीजर से, तो क्यों होता है ऐसे? मैम ऐसा अक्सर इसलिए देखा जाता है कि या तो ओवरलोड करंट की समस्या अगर बढ़ जाती है, या फिर अगर उसके अंदर पानी का कांटेक्ट होता है तो उसमें वो आग पकड़ लेता है, तो इस वजह से भी करंट नहीं, उसमें आग तो पकड़ता ही नहीं है, कुछ इस तरीके की, कुछ आपको ध्यान होगा गैस निकलती है इस तरीके से, कुछ गीजर से, कुछ भी, जिसमें क्या है जो अंदर जो नहारे होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, फिर ज्यादा समय तक उनको कोई संभालते नहीं तो डेथ हो जाती है। 2 भाइयों की भी हुई है, कई काफी सुनते हैं। मैम जहाँ तक मैं याद तो बताइए। मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें गैस निकलती है जिसके कारण ये समस्या देखने तो ये क्यों निकलती है गीजर्स में? क्या सेफ्टी मेजर्स नहीं होते गीजर बनाने वाली कंपनियों के पास? सॉरी मैम। अच्छा, एक चीज बताओ, ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज है उसकी क्या समस्याएं चल रही है? सर मैम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का देखा जाए मेन जो समस्या है वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर उसकी समस्याएं रहती हैं, और लॉजिस्टिक को लेकर उनकी समस्या रहती है कि जिस क्षेत्र में वो अपनी कंपनी स्थापित करना चाह रहे हैं वहाँ लॉजिस्टिक की सप्लाई कितनी है, इसके अलावा वहाँ रॉ मटेरियल की सप्लाई कितनी है, और इसके अलावा मैम जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जो प्रॉब्लम्स रहती है, जो हाल ही में इंडिया द्वारा यूएसए द्वारा इंडिया पर टैरिफ जो लगाए गए, सैंक्शंस लगाए गए, तो उसका कारण भी जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो प्रभावित हुआ। अच्छा, ये चीज बताइए, बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ का होता है? मैम बायोटेक्नोलॉजी का यूज अमूमन हर क्षेत्र के अंदर देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर की जैव खेती के अंदर हम देख सकते हैं, और इंडस्ट्री के अंदर जो बायोफ्यूल को अपन यूज कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज देखा जा सकता है। तो बायोफ्यूल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या कितना क्या मिलता है? मैम जैसे कि अभी भारत सरकार का मिशन चल रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके, तो उसके अंदर 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है, पेट्रोल के अंदर 20% एथेनॉल मिला के और जैव फ्यूल तैयार किया जाए। तो इसको बढ़ा नहीं सकते अपन, जैसे 20 का 40 कर दें? मैम भारत सरकार का क्या करना होगा? मैम भारत सरकार का ये चरणबद्ध लेयर बाय लेयर इस चीज को आगे बढ़ाने का प्लान है। ऐसा नहीं कि 20% तक इसको लिमिट कर देंगे। भारत सरकार ने बोला है कि अभी के लिए 20% हम लोग इसमें ब्लेंडिंग कर रहे हैं, इसके बाद इसको चरण तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो अभी क्या चुनौती आ रही है, अचानक से क्यों नहीं बढ़ा सकते, 20 से 40 क्यों नहीं कर सकते? मैम अभी जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि हमारा जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर भारत के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इसके लिए रेडी प्रिपेयर नहीं है कि वो इतना उसको मिक्सर। अच्छा, जैव उर्वरक है इतना फायदेमंद है तो किसान ज्यादा अपना क्यों नहीं पाते इसको? मैम एक तो जैव उर्वरक को यूज करने के लिए एक स्किल लेबर की जरूरत होती है, ठीक है। और मैम एक तो हमारे जो भारत के अंदर समस्या देखने को मिलती है कि भूमि जोत का आकार काफी कम होता है, तो किसानों को इन्वेस्ट करने से पहले कतराते हैं कि इन्वेस्टमेंट इतना क्यों किया जाए, क्योंकि भूमि जोत का आकार ज्यादातर हमारे देखने को मिलता है कि 1 हेक्टेयर से कम है ज्यादातर किसान जिनके पास भूमि है, तो इसलिए वो इन्वेस्ट करने से पहले सोचते हैं कि इतना इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, और भारत में जैव उर्वरक की उपलब्धता भी उतनी नहीं है। अच्छा, क्लोनिंग के बारे में बताइए, क्या वैलिड है, इनवैलिड है, या कितना भारत सरकार क्या इंडिया में क्या इसको दिया गया है? मैम क्लोनिंग एक पशुओं पर अभी वैध है, लेकिन मानव के ऊपर क्लोनिंग तकनीक को अभी इलीगल बताया गया है, और भारत के अंदर डॉली भेड़ सबसे पहले जिसका क्लोन बनाया गया था, और मैम ये जैव प्रौद्योगिकी का एक प्रकार है जिसमें जो उसके जैव प्रथा होता है उसका हूबहू प्रतिलिपि बनाई जाती है। ठीक है। अच्छा, सैरोगेसी जो है
तो सरोगेसी के अभी जो कानून आए थे उसमें क्या है, क्यों बनाना है उसको पड़ गया था? मैम एक तो ट्रेडिशनल सरोगेसी होती है जिसके अंदर कि कोई माता पिता है अगर वो सच में गर्भ धारण नहीं कर सकते, अगर वो सच में संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते, तो वो किसी रिश्तेदार से या फिर उनके किसी नोन से संपर्क स्थापित करते थे और सरोगेसी की प्रक्रिया वो करते थे। लेकिन मैम धीरे धीरे सरोगेसी व्यवसायीकरण इसने ले लिया था कि लोग पैसों के लिए सरोगेसी करने लगे थे, महिलाएं पैसों के लिए सरोगेसी करने लगी, तो भारत सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए ये सरोगेसी तो अभी क्या प्रावधान है, किस महिला को हम सरोगेट बना सकते हैं? जी मैम इसमें एक प्रावधान किया गया है कि एक तो महिलाओं की एज फिक्स की गई है कि एटलीस्ट महिलाओं की एज 25 प्लस ईयर हो तो वो कर सकते हैं, सरोगेसी के तहत गर्भ धारण कर सकते हैं। इसके अलावा उस महिला के एटलीस्ट 3 बच्चे हों तो वो महिला सरोगेट महिला बन सकती है। और मैम इसमें ट्रेडिशनल सरोगेसी को अलाउड किया गया है, इसमें व्यावसायिक जो सरोगेसी है उसका अलाउड नहीं किया गया है। तो ट्रेडिशनल सरोगेसी में महिला कौन सी हो गई है, कोई अननोन हो सकती है, उसको नोन ही लेना जरूरी है? मैम उसके खास रिश्तेदारी के अंदर, क्लोज रिलेशन के अंदर वो महिला होनी चाहिए मैम, जो इस एक्ट के अंदर बताया। ठीक है। अभी जल जीवन मिशन का जो घोटाला हुआ है, आज ही न्यूज़पेपर में था, न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? सॉरी आज का नहीं। चलो कोई बात। अभी कुछ नई पंचायत समितियों का गठन हुआ है, तो कुल कितनी हो जाएगी उसके बाद में? मैम मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर जहाँ तक मुझे याद है कि 400 के आसपास पंचायत समितियां। ठीक है। अच्छा, पीएम सूर्यघर योजना क्या है? मैम पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप पे सोलर पैनल लगाने का सरकार द्वारा डिसाइड किया गया है। इसके तहत सरकार द्वारा 3 किलोवाट के पावर प्लांट लगाने के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अच्छा, एक चीज बताइए, चंडीगढ़ को अनुच्छेद 240 में लाया गया है, क्या चीज है? मैम इसके तहत भारत सरकार 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाने वाली थी। इसके तहत ये प्रावधान था कि चंडीगढ़ में जो फिलहाल ये व्यवस्था है कि जो पंजाब का राज्यपाल होता है वही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है, लेकिन इसके अंतर्गत ये संशोधन किया जाना था कि चंडीगढ़ के अंदर प्रशासक की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 240 के तहत ये प्रावधान किया जाता है कि जो भी किसी भी यूटी को लेकर अगर राज्य विधानमंडल द्वारा या संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है तो राष्ट्रपति उसमें संशोधन कर सकता है या फिर उस कानून को रद्द कर सकता है। तो इस हेतु ये प्रावधान लाया जा रहा था। अच्छा, ये कितनी राग्स होती है सिंगिंग में? आप सिंगिंग करते हैं? मैम जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ इसमें लय, ताल और भारवी ये राग में याद करता। तो आपने ऐसे नॉर्मल सिंगिंग करते हैं, आपने कुछ ट्रेनिंग नहीं लिया? कोई ट्रेनिंग नहीं लिया। अच्छा, जैन जी सुन रहे हैं, जैन आप कौन सी जनरेशन में आते हैं? मैम मैं जैन जी का ही पार्ट हूँ। क्या होता है जैन जी, और सारे कितनी जनरेशन, कहाँ से लेकर कहाँ तक जैन जी माना जा रहा है? मैम 1997 से लेकर 2012 तक जो जिनका जन्म हुआ है उनको जैन जी के अंदर काउंट किया जाता है, और 2012 के बाद जो अभी तक जो प्रेजेंट में जन्म हुआ है उनको अल्फा। क्या समस्या है? हमारे समय में देते नहीं जैन अल्फा, क्या मतलब देने से? जनरेशन इज जनरेशन। मैम जैसे जैसे लोगों का टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट होता जा रहा है, तो फालतू के शब्द आए जा रहे हैं, अवधारणाओं का नई अवधारणाओं का जन्म हो रहा है। मैम ये कोई मान्यता प्राप्त नाम नहीं है, ये लोगों द्वारा दिया जाता है जो कि सर्कुलेट हो रहे हैं नाम की, हाँ ये जैन जी है, ऐसे कोई लीगली टर्म नहीं है। तो ऐसे ही कोई एक नाम दिए जा रहे हैं, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन वज्रपात, है ना? ऐसे नाम क्यों दे रहे हैं? ये मतलब किसी और धर्म के तो नाम नहीं दे रहे हैं। सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जैसे अभी एक ऑपरेशन महादेव के बारे में पता है? नहीं सर। ऑपरेशन सागर जी है ना, तो वैसे ही ये नाम दे रहे हैं, तो दूसरे धर्मों के नाम तो नहीं दे रहे हैं सर। इससे ये कौन देता है नाम? ये सर भारत सरकार द्वारा ही नाम प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी मिशन को लेके या फिर किसी योजना को लेके अगर नाम प्रदान किया जाना है तो भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन इस पे लोगों से राय भी मांगी जाती है, और लोगों द्वारा जो राय प्रदान की जाती है, सजेशन प्रदान किए जाते हैं, उसके आधार पर कई बार नाम तय किए जाते हैं और कई बार लोगों को रिवॉर्ड प्रदान किए जाते हैं। इस हेतु एक तरफ आप निरपेक्षता की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ऐसे नाम दे रहे हैं। सर मुझे नहीं लगता कि धर्म या जाति या किसी लिंग विशेष को ध्यान में रखकर ऐसा कोई नाम बताओ जो किसी और धर्म पे हो, मुस्लिम धर्म पे हो या ईसाई धर्म पे हो, किसी एक ऑपरेशन का नाम बता दो। सॉरी सर, मैं ठीक। ये जो कल लोकसभा में चर्चा हुई है वंदे मातरम पे, जी सर, ये चर्चा किस संदर्भ में है, वो इस चर्चा को देखते हैं आप? सर हाल ही में वंदे मातरम गीत को 150 साल हुए हैं। ये 1875 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया था सबसे प्रथम,
और 1905 के यंग वंग आंदोलन में भी इसकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो सर भारत सरकार द्वारा इसकी 150वीं वर्षगांठ पर इसकी महत्ता को बढ़ाने हेतु और पूरे देश भर के अंदर इसके महत्व को समझा जाए, इसका प्रचार प्रसार हो, इस हेतु भारत सरकार द्वारा इतना कदम उठाया जा रहा है। और भारत सरकार द्वारा लोकसभा में इस पर चर्चा की गई थी, संसद में इस पर चर्चा की गई थी। और सर राजस्थान सरकार ने भी अभी हाल ही में एसएमएस स्टेडियम के अंदर तकरीबन 60,000 लोगों ने एक साथ इसको गाया था। और सर अभी इसका राजस्थानी भाषा में अनुवाद भी किया गया है इकराम सर के द्वारा। तो ये विपक्षी पार्टियों द्वारा है वो इस पे है वो हंगामा किया गया वंदे मातरम इश्यू पे है वो, और हंगामा तब खत्म हुआ जब लोकसभा में है वो 10 घंटे की चर्चा का इसके लिए टाइम दिया गया। तो इसमें जो हंगामा करने की कहाँ आवश्यकता हुई? सॉरी सर, मैं इससे अवगत नहीं। इसको पश्चिम बंगाल से है वो कैसे जोड़ा जा रहा है? सर जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे वो तो पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, और जो सर इसकी जो लैंग्वेज वो बांग्ला भाषा है, तो इस वजह से पश्चिम बंगाल से जोड़ा जाए। ठीक, आपका साक्षात्कार हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बैठो। एक आपने जो ये फादर का जो डिसीजन इस पे आपको बहुत ज्यादा ड्रिल कर देंगे, बहुत ज्यादा ड्रिल कर देंगे इस तरीके के साथ। एक्चुअली क्या है, मैं इसके प्रिपेयर था नहीं कि मैं ये वो बोल दिया वो फ्लो में, बट मैं इसके था नहीं कि प्रिपेयर इस पे इतना काउंट। केवल एक वही चीज हम लोगों को ऐसा लगा, बाकी आपका अच्छा, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा। आपने भी खुद ने भी इवेलुएट किया होगा कि उस पे है वो मैं आपको खींच रहा था। वही मुझे लगा कि मुझे स्टेप बैक कर देना चाहिए, तो फिर मैंने आपसे सॉरी बोल दिया था कि थोड़ा, पर मुझे लगा मैं ज्यादा खींच लिया, थोड़ा मुझे उतना नहीं खींचना था, और वो शायद मुझे जिक्र भी नहीं करना था। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में हम है जो किसी से राय ले तो केवल है वो उच्च अधिकारी से ही राय, इसके अलावा है जो फैमिली है वो वहाँ पे राय के लिए है वो कोई नहीं महत्व नहीं है। मैंने बट सर बचपन में तो मतलब जब हम स्कूल टाइम में होते हैं तो फैमिली से डिस्कस करते हैं, तो वो एक तो वहां तक तो थोड़ा इस वक्त आप उसको यूँ कह सकते हो, उस वक्त में है वो इतना मैच्योर नहीं था कि मैं जो ये देखूं कि मुझे है वो कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। सब लोग है वो इंजीनियरिंग को है प्रेफर कर रहे थे, तो मैंने भी इंजीनियरिंग को प्रेफर किया और मैंने है वो अपना करियर है वो इंजीनियरिंग इस क्षेत्र में ये बोल सकता हूँ कि सर मैं उस टाइम वो तो सभी रहते हैं, आप भी क्या रहते हो, सभी रहते हैं, वो तो सभी इसी एज में रहते हैं। क्या जरूरी है, चेंज जरूरी है, सर सही नहीं है, सही है तो ठीक लगी वैसे सभी वाली उस टाइप से वैसे लगता है। और केस स्टडी जो मैंने पूछी थी उसको और बेहतरीन तरीके से बता सकते थे आप, हर चीज में क्या आप कलेक्टर से या सीनियर को बोलेंगे वो लिख ही नहीं देंगे आपको। उसमें उनको यही विश्वास दिलाना है कि जितने पेड़ कटेंगे उससे दुगने लगाए जाएंगे। और इसका सॉल्यूशन केवल मात्र यही है, डबल और हमें वो इम्प्लीमेंट तो जब भारत सरकार ने जब आपको एनओसी दे दी, इसका आप उस चीज को रोक नहीं सकते। पूरी टाइम मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं इतना फॉर्मली बैठा था इंटरव्यू में, ये तो बिल्कुल ऐसे रखो वैसे दिखेंगे नहीं, लेकिन आपकी स्टाइल है नहीं भाई सर, एक्चुअली मेरा मॉक शेड्यूल पहले था नहीं, वो सडनली में हम लोग क्या शाम को पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर साथ में ग्रुप डिस्कशन में, तो अभी इसलिए आज का भी नहीं पढ़ा, पर इंटरव्यू के दिन तो जरूर पढ़े। पर ये है कि ये पौराणिक नाम इसलिए देते हैं कि वो शक्ति और साहस का परिचय होता है, ये महिला सशक्तिकरण की है ना, महिला सशक्तिकरण होता है, छोटा नाम होता है, हर व्यक्ति के मुख पे होता है ना, ऐसे ऑपरेशन फ्लड है ना, और भी दूसरे कई नाम है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, तो केवल धार्मिक पे है ऐसा नहीं है। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, बाकी अच्छा है, बाकी सर कोई और नहीं बढ़िया। थैंक यू सर।